तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा विस्कोसिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 2 पे आते हैं। देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं, यानी सीमांत वेग। ये कोई कंटेनर है यहाँ पे बाल्टी जैसा, इसमें लिक्विड भरा हुआ है जो विस्कस है, यानी इसके पास श्यानता का गुण है। अगर किसी वस्तु को हम श्यान द्रव में डुबाते हैं, ऐसे डुबाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर ये विस्कस फोर्स लग रहा है और ये उत्प्लावन बल भी लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो होगा क्या कि देखिए, कोई वस्तु को जैसे आप श्यान द्रव में डुबाइएगा, पहले तो उसका वेग ज्यादा होगा और धीरे 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 उसका वेग क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। यानी आप ऐसा महसूस किए होंगे कि दलदल में कोई इंसान जब धंसता है ना, तो शुरू में वो क्या करता है, अगर उछल पुछल कीजिएगा ना तो वो और तेजी से धंसते चला जाइएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सीमांत वेग उसी को कहते हैं, जिस वेग से वस्तु अंदर की तरफ जाता है और रुकता है उसको हम सीमांत वेग कहते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ऊपर में जो फोर्स लगता है, ऊपर में जो बल लगता है, वो ऊपर में कौन कौन लग रहा है, ऊपर में लग रहा है ये वाला विस्कस फोर्स और उत्प्लावन बल, ये दोनों का योगफल हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा, वो है बर्नौली समीकरण, बर्नौली इक्वेशन। क्या कहता है बर्नौली इक्वेशन? देखिए, बर्नौली इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा जो लिक्विड होना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन फ्लो का होना चाहिए, बोले तो आइडियल लिक्विड होना चाहिए। कैसा लिक्विड? आइडियल लिक्विड होना चाहिए। हम आपको समझाए थे कि स्ट्रीमलाइन का मतलब कि सारा पार्टिकल एक स्पीड से आगे बढ़ रहा है, एक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ चेक करेंगे, ये वाला मार्कर दिख नहीं रहा है तो हम ये, चलिए, एक स्पीड से पार्टिकल मूव करे तो उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, एक रफ्तार से बहे कोई द्रव, तो वैसा द्रव लेना है जो स्ट्रीम लाइन फ्लो का हो। क्लियर? अब होगा क्या कि अगर मान लेते हैं गंगा नदी देखे तो उसका साइड में कॉर्नर पर उसकी स्पीड कम होती है, अंदर में ज्यादा, मतलब थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो वहां पानी की रफ्तार क्या होती है, ज्यादा। इसलिए ऐसा लिक्विड लेना है जिसकी बाउंड्री फिक्स हो, ज्यादा दूर एरिया में नहीं। जैसे कहीं गहरा कम होगा, कहीं गहरा ज्यादा होगा तो फ्लो डिफरेंट हो जाएगा। तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो का है, मतलब ऐसा कोई पाइप है जिसमें एक रफ्तार से पानी बह रहा है। तो होगा क्या कि उसमें स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, याद रखिए बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो लिक्विड में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एंड दाब ऊर्जा, ये तीनों का योग जो होता है हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये तीनों का योग हमेशा शून्य होता है। तो ये देखिए रो जी एच ये कौन सी ऊर्जा को बता रहा है, स्थितिज ऊर्जा। हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, आप याद रखिए एम के जगह पर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रो। बस आप फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए, एम जी एच हाफ एम बी स्क्वायर और पी, तो एम को हटा दीजिए, एम के जगह पर डेंसिटी यूज करेंगे क्योंकि लिक्विड है। तो क्या होगा, रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी, ये तीनों का एडिशन हमेशा क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं बर्नौली समीकरण। क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीपीएससी वगैरह में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और उससे भी अच्छा आता है, इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, वो हम समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम में पहले क्या क्या हम बोले, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये तीनों का योगफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। जब द्रव का वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा। एक लाइन यही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, जब द्रव का वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, ये बात याद रखना है, पूरा एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। जब जब दाब बढ़ेगा तब तब वेग घटेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जहां वेग बढ़ गया वहां दाब घट गया। ठीक है, ये उल्टा होता है, दाब बढ़ना वेग घटना, वेग बढ़ना दाब घटना। क्लियर? ठीक है, इलास्टिसिटी को समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने से पहले अभी हम बर्नौली बताएं, अब इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए बर्नौली के नियम का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर आती ट्रेन हम लिखे हैं यहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म पे यदि कोई ट्रेन आ रही है तो आप क्या नोटिस किए हुए हैं, आप ऐसा देखते होंगे कि जैसे मान के चलिए, देखिए कि कोई ट्रेन आती है और आप प्लेटफॉर्म के आसपास खड़े हैं, तो कोई नहीं बोलता है कि बगल में नहीं रहो, ट्रेन आ रही है, थोड़ा दूर रहो। अब कारण क्या होता है कि ट्रेन आया तेजी से, तो जब ट्रेन आती है तो वहां पे क्या होता है, ट्रेन का हवा जो है वहां पे मतलब स्पीड बढ़ गया, वहां का वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो जहां जहां वेग बढ़ जाता है, जैसे अब ट्रेन आएगी तो अपने साथ हवा लेकर आएगी। देखते हैं जब ट्रेन आती है तो तेज हवा चलता है बगल में, तो जब ट्रेन आती है तो वहां का वेग बढ़ गया, तो जब वेग बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जहां ट्रेन आई
तो उसके आसपास आप जहां खड़े हैं यहाँ पे क्या हो गया, वेग बढ़ने से दाब क्या हो गया, घट गया। लेकिन आपके पीछे जो हवा का दाब है वो क्या है, ज्यादा है, और आगे हवा का दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको पता है फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पीछे प्रेशर क्या है, ज्यादा, और आगे प्रेशर क्या है, कम है। तो आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ धक्का महसूस होगा। तो आप कमजोर रहिएगा, यदि आपका मास कम रहेगा तो आप क्या महसूस कीजिएगा कि कोई आपको क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। इसलिए चांस है, कभी भी बोला जाता है कि आप प्लेटफॉर्म के आसपास खड़ा नहीं रहिए, क्योंकि वहां का वेग बढ़ने से आगे का दाब घट जाएगा, लेकिन आपके पीछे का दाब क्या हो जाएगा बाबू, आपके पीछे का, आप जहां खड़े हैं उसके पीछे साइड का दाब ज्यादा हो, तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट आप। दूसरा, आंधी चलने पर कमजोर छत का उड़ जाना। अब ऐसा क्यों होता है, सारा कॉन्सेप्ट यही है, जब आंधी चलता है तो हवा तेज चलता है, तो छत के ऊपर क्या होता है, वेग बढ़ गया हवा का, तो छत के ऊपर हवा का वेग बढ़ गया तो वहां का दाब क्या हो गया, घट गया। जैसे वेग बढ़ता है दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऊपर छत के ऊपर दाब क्या हो गया, घट गया, और छत के अंदर दाब क्या है, ज्यादा है। तो हाई प्रेशर से कहां जाएगा, लो प्रेशर। तो अगर छत कमजोर रहे, फूस उसका रहे, तो अंदर का दाब क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, छत उड़ जाएगा कि नहीं। इसलिए आंधी के दिन में छत कमजोर रहता है तो वो उड़ जाता है, क्योंकि रूम का दाब ज्यादा है और बाहरी दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब जहाज के पंख को, हेलीकॉप्टर वगैरह के पंख को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ऊपर में हवा रहे। तो ऊपर जब हवा चलता है तो ऊपर का वेग बढ़ जाता है, ऊपर का वेग क्या हो जाता है, देखते हैं पंखी क्या होता है, बड़ा होता है उसका पंखा, क्या होता है, बड़ा। तो ऊपर का वेग बढ़ गया तो ऊपर का दाब क्या हो गया, घट गया। पंखा है, ये पंखा चल रहा है, इसे नोटिस करो, जहाज का पंखा चल रहा है, तो ऊपर क्या हो गया, वेग बढ़ गया, हवा का वेग बढ़ गया, तो यहाँ दाब क्या हो गया, ऊपर में घट गया, और नीचे का दाब क्या है, ज्यादा। तो किसे फ्लो होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जहाज क्या होगा, अपना मास कम महसूस करेगा, कम, और जहाज को ऊपर में उड़ने में सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना है कि जहाज जो है हवा से उड़ रहा है, वो मशीनरी वर्क है उससे उड़ रहा है, लेकिन हेल्प मिल रहा है उसको इनिशियली उड़ने में। क्लियर। चलिए, स्टीमर का एक ही दिशा में बराबर चलने पर टकराने की संभावना। अब होता क्या है, ऐसे सोचो कि दो स्टीमर, पानी वाला जहाज एक साथ चल रहा है, जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक स्टीमर यहाँ और एक स्टीमर ऐसे। तो दो स्टीमर, देखिए एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक स्टीमर ऐसे चल रही है, इधर देखिए ऐसे, एक स्टीमर ये रहा, ये स्टीमर ऐसे जा रही है, दूसरा स्टीमर ऐसे, दोनों पैरेलल जा रही है एक रफ्तार से। तो अब होगा क्या कि जैसे ये चल रही है, तो चलने से यहाँ का क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो गया, स्पीड दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में स्पीड क्या है, ज्यादा। तो जहां स्पीड ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। देखो ऐसे चल रही है तो बीच में प्रेशर क्या हो गया, कम, और इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो हाई प्रेशर से कहां जाएगा, तो ऐसे जो स्टीमर जाने हैं, चांस लग रहा है कि ज्यादा प्रेशर अगर ये हो गया तो ऐसे कज करके ऐसे टकराने का चांस बन सकता है। तो कभी भी आसपास नहीं चलाना है, थोड़ा दूर में चलाना है। समझ आया। तो इस तरह से स्टीमर जब पैरेलल चलता है आसपास, ठीक है, तो वो टकराने का चांस बन जाता है। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर डेवलप हो गया यहाँ पे। अब आते हैं क्रिकेट गेंद का स्पिन करना। ठीक है, अब ये क्रिकेट गेंद जो स्पिन करता है या स्विम करता है या रिवर्स स्विम करवाता है बॉलर सब, इसके पीछे भी रीजन क्या है, बर्नौली का एक्सपेरिमेंट। अब ऐसा नहीं कि केवल ऐसे फेंक दिए तो बर्नौली का लॉ काम कर जाएगा, पूरा स्पिन कर जाएगा। उसमें भी अपना भी स्किल चाहिए कि हम कैसे बॉल को टर्न करवा रहे हैं, स्पिन करवा रहे हैं। तो अगर बॉल को स्पिन करवा के भेजेंगे, जब फेंकेंगे तो क्या होगा, एक तरफ का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब जाहिर सी बात है कि बॉल को ऐसे फेंके, तो जब ऐसे फेंकेंगे तो इधर का स्पीड क्या होगा, वेग बढ़ गया, यहाँ का हवा को काटेगा तो वेग बढ़ेगा। तो जब जिधर वेग बढ़ेगा यानी स्पीड जिधर बढ़ेगा उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो इधर प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा, तो बॉल कैसे स्विम करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्रिकेट गेंद का भी स्पिन करना या स्विम करना, यह किस पे डिपेंड करता है, बर्नौली के एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या कहता है, अब आते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ पे। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि किसी भी वस्तु का श्यान द्रव में यानी विस्कस द्रव में जो बल होता है वो फिक्स होता है, याद रखो, 6 पाई ईटा आरवी। ये एन जैसा क्या है, ये ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस। ठीक है, 6 पाई एन आरवी, इतना याद रखना है, ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। कोई भी वस्तु को यदि आप विस्कस द्रव में यानी सघन द्रव में गिराइएगा या रखिएगा तो इस पर उतना बल लगेगा।
अब आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझते हैं। स्ट्रेस किसको कहते हैं और स्ट्रेन किसको कहते हैं? स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल और स्ट्रेन का मतलब विकृति। ठीक है, पहले इसको समझने से पहले यहां देख लेते हैं इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता समझ जाइएगा तो ये दोनों इजी होगा। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? यानी जिसमें खिंचाव का गुण है उसको हम बोलेंगे ये इलास्टिक वस्तु है। इलास्टिक का मतलब क्या, आप नहीं समझे? जो जिसमें ज्यादा तनाव है, ज्यादा खिंचाव है, वो इलास्टिक कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब समझो ऐसे कि किसी वस्तु को हम बल लगा के उसकी स्थिति बदल दिए, लेकिन जब वो बल हटाएं और वो पुनः अपने रूप में वापस आ जाए तभी हम बोलेंगे कि वो वस्तु इलास्टिक है। इधर ध्यान दीजिए सब कोई, ठीक है? अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं, अगर वो बल हटा लेते हैं तो वस्तु पुनः उसी रूप में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस। उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक वस्तु। कैसा वस्तु? अब जैसे ये ठोस है, इसको आप दबाइएगा तो अभी तो दबा हुआ ये महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा होगा कि नहीं? हो रहा होगा। इसका कण जो है ना, पार्टिकल क्या करता है, आपस में कंप्रेस हो रहा होगा। अभी आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखिएगा तो ये भी क्या होता है? कंप्रेस होता है और फिर वो अपने रूप को प्राप्त कर ले रहा है। रबर के गेंद पर आप ज्यादा ऐसा एक्सपेरिमेंट दबा दीजिए ऐसे, और जब बल हटाते हैं तो फिर वो अपने ही रूप में वापस आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैसा वस्तु है? इलास्टिक। रबर जो होता है, रबर को खींचते हैं, जब रबर को खींचते हैं तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब फिर जब छोड़ते हैं तो अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है। तो हम वैसे वस्तु को जिस पर बल हटा दें और वह पुनः अपने रूप को प्राप्त कर ले तभी हम बोलेंगे कि वस्तु इलास्टिक है। अगर नहीं हो ऐसा तो हम वो बोलेंगे कि वस्तु प्लास्टिक है। कैसा? अगर अपने स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले तो इलास्टिक है, नहीं प्राप्त करे तो प्लास्टिक है। क्लियर? आसान है ये चीजें, ठीक है? अब आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब होता है बल बटा एरिया। अगर कोई बल, अगर कोई फोर्स पूरे एरिया पे लग रहा है तो हम बोलेंगे स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक प्रकार का प्रेशर है। प्रेशर का भी तो यही फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? आकृति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार। अगर जितना आकृति में परिवर्तन कर पाइएगा, जितना ज्यादा परिवर्तन कर पाइएगा उसमें बोलेंगे उसका स्ट्रेन ज्यादा है। अब बताइए, ठोस में ज्यादा आप परिवर्तन कर दीजिएगा कि द्रव में? तो आपका आंसर होना चाहिए द्रव में अच्छा परिवर्तन कर पाएंगे। उससे अच्छा भी हम किसको दबा पाएंगे? गैस को। तो सबसे ज्यादा किसमें आकृति में परिवर्तन होगा? गैस में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसका होगा बताइए? सबसे ज्यादा स्ट्रेन गैस का होगा। सबसे ज्यादा अगर हम स्ट्रेन को अरेंज करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। इससे कम किसका होगा? लिक्विड का। और सबसे ज्यादा गैस का स्ट्रेन होगा, उससे कम किसका होगा? लिक्विड का। और सबसे कम किसका होगा? सॉलिड का। ये स्ट्रेन का अरेंजमेंट है। ठीक है, स्ट्रेन का फॉर्मूला देख लीजिए, आकृति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार। प्रारंभिक आकार। ये हमारा पूरा चैप्टर है। ये थोड़ा हार्ड है चैप्टर, ठीक है, थोड़ा हार्ड है, ज्यादा भी नहीं है। इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 2 वीडियो में मुश्किल से 10-10 मिनट लगाइए चैप्टर समझाने में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसको एक बार और देखिए बढ़िया से। देखिए, इतना मेहनत से हम ये आपको यहाँ पे आपको कंटेंट जुटाते हैं कि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट दे पाए। ठीक है, आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और तब क्वेश्चन लगाइएगा, आपको मजा आ जाएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।